हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर निकिता मंजनवाल। मैं एक ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज मेरे साथ है बहुत ही फेमस आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर प्रथमेश जैन सर, जिनसे आज हम बात करेंगे थोड़ा इन डेप्थ कि सफल एसीएल सर्जरी किसे हम कहते हैं। तो अगर आपको एसीएल सर्जरी के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि एसीएल सर्जरी क्या, एसीएल जब लिगामेंट टूटता है तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, सब कैसे होता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि सफल सर्जरी हम किसे कहते हैं और उसके क्या क्या इंडिकेशंस हैं और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। हेलो सर। सर आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि एसीएल सर्जरी में कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं। देखिए, एसीएल सर्जरी जो होती है वो हम तब करते हैं जब घुटने का सेंटर वाला लिगामेंट, जिसको एंटीरियर क्रूशियक लिगामेंट बोलते हैं, वो फट जाता है या टूट जाता है। अब इंजरी का मैग्नीट्यूड कितना है, इंजरी में जो लिगामेंट है वो कितना बचा हुआ है और किस जगह से टूटा हुआ है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम मरीज के लिए जो सही एसीएल सर्जरी है वो डिसाइड करते हैं। अगर मान लो लिगामेंट जो है वो अपनी जान की हड्डी से उखड़ गया है और मरीज अगर हमारे पास सही समय पर पहुंच रहा है तो हम वापस उसको चिपका देने वाली सर्जरी, जिसको एसीएल प्राइमरी रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस बोलते हैं, वह भी कर सकते हैं, जिसमें हमको ग्राफ्ट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु यह जो सर्जरी होती है ये करीबन 20 से 25% पेशेंट्स में ही संभव हो पाती है। अधिकांश मरीजों में जो लिगामेंट होता है वो जो है जान की हड्डी से नहीं उखड़ के उसके सब्सटेंस मतलब पूरा का पूरा लिगामेंट ही टूट जाता है। तो उन केसेस में हमको लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन मतलब लिगामेंट नया डालने की जरूरत पड़ती है। उसके बावजूद भी अगर थोड़ा लिगामेंट बच जाता है तो हम उसको ऑगमेंट कर सकते हैं। मगर अगर थोड़ा स्टम्प बच जाता है, थोड़ा लिगामेंट का पोर्शन बच जाता है, तो हम जो है उस लिगामेंट को नया जो लिगामेंट डाल रहे हैं उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसके साथ फिक्स कर सकते हैं। तो अगर लिगामेंट जहां से टूटा है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह का पर्टिकुलर एसीएल की रिपेयर करेंगे या एसीएल का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। उसको हम इंटरनल बेस के साथ ऑगमेंट कर सकते हैं और अगर रिकंस्ट्रक्शन करना है तो उसकी भी 3 या 4 टेक्निक्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। जी सर, जैसे आपने हमें टेक्निक्स के बारे में बताया, तो ये सर्जरी सक्सेसफुल हुई है एज अ सर्जन आपको कैसे पता चलता है? देखिए, जो एसीएल सर्जरी की सक्सेस है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आज मैंने सर्जरी करी और पेशेंट कल बोल देगा कि सर्जरी सक्सेसफुल है। एक सफल एसीएल सर्जरी जो होती है उसकी जो सफलता है वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट कैसे रहते हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद रिजल्ट कैसे रहते हैं, उस पर निर्धारित करती है। एसीएल सर्जरी के साथ कई बार मेनिस्कस में भी इंजरी होती है, तो मेनिस्कस को रिपेयर करना आवश्यक है। अगर मेनिस्कस को हमने ट्रिम कर दिया है तो भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे। तो एसीएल की सर्जरी हम करें, साथ ही साथ जो गादी फटी हुई है उस गादी को भी हम स्टिच लेके रिपेयर करें, तो जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है वो बेहतर है। तो सफल सर्जरी हम उस सर्जरी को कहेंगे जिसमें लॉन्ग टर्म, आज की बात नहीं है पर 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद मरीज की जो घुटना है वो घुटना प्रिजर्व रहे, उस घुटने में घिसारा नहीं आए और जो नी है वो लंबे टाइम तक चले, उसको मैं सफल सर्जरी में काउंट करता हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। उसके अलावा देयर आर सम माइनर क्राइटेरियाज। माइनर क्राइटेरिया में क्या है कि सर्जरी के बाद मरीज को दर्द नहीं हुआ, सर्जरी के बाद की रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी इजी हो गई, सर्जरी के बाद पेशेंट जल्दी से चलना फिरना शुरू कर दिया, जल्दी से खेलना कूदना शुरू कर दिया। यह सब सेकेंडरी सक्सेस फैक्टर्स हैं। प्राइमरी सक्सेस फैक्टर जो होता है वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स है। तो जहां पे आपको लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म जो सर्जरीज हैं वो सक्सेस मतलब जो पेशेंट्स हैं जो 10 साल बाद भी आके कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा है, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 2 साल बाद, 5 साल बाद जो परफॉर्म करके जो पेशेंट्स को लंबा रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो उसको हम सक्सेसफुल एसीएल सर्जरी कहते हैं। जी सर, क्या ये जो एसीएल सर्जरी है उसका सक्सेस जो है वो सर्जरी के टाइम पे डिपेंड करता है? जैसे आपने या कोई भी और सर्जन है वो लंबा टाइम ले रहा है सर्जरी करने में, तो उसका रेट जो है सक्सेस का वो कम हो जाएगा? डेफिनेटली अगर हम सर्जरी को क्विक करेंगे, सर्जरी का ड्यूरेशन कम होगा, तो डेफिनेटली जो पेशेंट की हीलिंग टाइम है वो बढ़िया होता है, ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि हमको टूर्निकेट के जो होता है वो कम देर इन्फ्लेट रखना होता है। ये सर्जरी जो है टूर्निकेट में की जाती है, तो अगर टूर्निकेट टाइम हमने कम कर दिया, सर्जरी की ड्यूरेशन हमने कम कर दी, तो हम सर्जिकल रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सर्जरी क्विक की जा रही है, जल्दी की जा रही है, तो जो है पेन आपको पोस्ट ऑप में कम होगा और रिकवरी जो है पोस्ट ऑप में वो आपको फास्ट हो जाती है, पहला। दूसरा, अगर हम सर्जरी जो है वो किस टाइम पे कर रहे हैं, चोट लगने के कितने दिन बाद कर रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम चोट लगने के बाद सही समय पर सर्जरी करा लेंगे तो रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर हम अनावश्यक डिले करेंगे, हमने कई बार 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने खींच दिया है, तो भी उतने अच्छे रिजल्ट्स शायद हमको नहीं मिल पाए। जी सर, सर्जरी सक्सेस
सक्सेसफुल नहीं हुई है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट है? देखिए, मोस्ट लाइकली अगर हम सही तकनीक से सर्जरी करते हैं तो एसीएल सर्जरी जो होती है वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल और सफल सर्जरी है और अधिकांश मरीजों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जी। अगर सर्जरी जो है करने के बाद मैं मानता हूँ कि पेशेंट को अगर साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं जी। उसके उपरांत भी अगर चलने में लचक और दर्द बना हुआ है तो फिर हमको इन्वेस्टिगेशन करने की या कुछ स्पेसिफिक जांचें करने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें हम स्पेसिफिकली एक्सरे और एमआरआई की जांच उन मरीजों में कई बार करवाते हैं। जी। सर, जो पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होता है जैसे इन्फेक्शन हो जाना या लैक्सिटी एसीएल लिगामेंट में कभी-कभी रह जाती है, तो उसका बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली जो है एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट होता है और हम जो है प्रोसीजर के दौरान काफ़ी प्रिकॉशंस रखते हैं। हमारा अपना जो ओटी सेटअप होता है उसको हम काफ़ी नीट एंड क्लीन बना के रखते हैं कि इसकी जो चांसेस हैं वो है मिनिमम रहे। अगर बाई चांस हो जाता है तो उसका एक साइंटिफिकली ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। तो अगर बाई चांस अगर आपको अनफॉर्चुनेटली हुआ है तो आपको अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर से उससे परामर्श लेना चाहिए, उसका एक साइंटिफिकली ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स नहीं है, उसको अगर आपको ऐसा होता है तो आप अपने जो ऑपरेटिंग डॉक्टर हैं उनसे परामर्श जरूर लें। दैट इज नंबर 1। स्टिफनेस, ऑपरेशन के बाद घुटना जाम होना, ये कई मरीजों में हो सकता है, तो वो भी अगर आपको हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं फिजियोथेरेपी ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ या घुटना सही टाइम पे सही जितना मुड़ना चाहिए उतना नहीं मुड़ रहा है, तो भी आप अपने जो डॉक्टर है उनसे परामर्श लें। और तीसरा जो आपने जैसे बताया कि लेट लैक्सिटी आ रही है, मान लो वापस घुटने में लचक आ रही है, तो उसके लिए बेसिकली हमें फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, पर किसी मरीज में हमको कुछ टेक्निकलिटीज देखने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसा कुछ होता है तो आप डेफिनेटली एक स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। पर डेफिनेटली स्टिफनेस मतलब घुटना ज्यादा टाइट हो जाना या जाम हो जाना या घुटने में वापस लचक आ जाना, ये दोनों अलग अलग स्पेक्ट्रम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती है, पर ये दोनों प्रॉब्लम्स जो है ट्रीटेबल है। अगर आपको हो रहा है तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज एक बहुत मैं पेशेंट्स को कहना चाहूंगा कि जब भी आप एसीएल सर्जरी करवाने जाते हैं तो ट्रीटिंग डॉक्टर आपका कौन है वो आप जरूर आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मरीजों का क्या होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में टाइप होता है, कैशलेस का टाइप होता है, तो मरीज वहां जाकर एडमिट हो जाते हैं या किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के वो जानकार होते हैं, वहां जाके एडमिट हो जाते हैं और फिर सर्जरी करने के लिए स्पेशल ऑर्थोस्कोपिक सर्जन को बाहर से बुलाया जाता है। तो वो आप डेफिनेटली एक बार चेक कर लें कि जो आपकी सर्जरी है वो सर्जरी जो है वो कौन सर्जन करने वाले हैं, और स्पेसिफिकली क्योंकि क्या होता है कि जो फॉलोअप है वो जितना ऑपरेटिंग सर्जन आपको अच्छे से रख सकता है उतना दूसरा सर्जन ऑपरेटिंग जो है वो नहीं रख पाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना जो सर्जन है आपको उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कौन सर्जन है जिन्होंने आपकी सर्जरी की, और फॉलोअप आप जो सर्जन ने सर्जरी करी है उसी से करवाएं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जी। सर, क्या आप ये मानते हैं कि कोई भी सर्जरी का जो सक्सेस होना है वो डॉक्टर और पेशेंट्स दोनों का कंबाइंड एफर्ट होता है? तो आप पेशेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? देखिए, पेशेंट से जो मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है वो नंबर 1 तो पेशेंट प्रॉपर हमारे फॉलोअप में रहे, पेशेंट टच में रहे। कई बार पेशेंट जो है वो टच में नहीं रहते हैं तो उसके कारण से कई बार जो कम्युनिकेशन गैप है वो हो सकता है। दूसरा, फिजियोथेरेपिस्ट भी आपके टच में रहना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो पेशेंट के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और हम भी टच में रहें और पेशेंट और फिजियोथेरेपिस्ट भी टच में रहें आपस में। तो पेशेंट, फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर, इन तीनों का अच्छे से अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो फॉलोअप में कोई भी प्रॉब्लम्स होने का जो चांस है वो काफी कम हो जाता है। तो वो एक चीज जो है ध्यान रखने की है आपको कि जो है आप जो है अपने डॉक्टर से टच में रहें, उन डॉक्टर से भले ही आप मतलब मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे टच में रहें। हम नॉर्मली अपने पेशेंट्स को जो है वी ट्राई टू कीप देम इन कांटेक्ट ऑन व्हाट्सएप। तो हम व्हाट्सएप पे उनकी जो वीडियोस हैं वो मंगाते रहते हैं कि कितना मूवमेंट आ रहा है, कैसा मूवमेंट चल रहा है, किस तरह का उनका फंक्शन है। तो वो हम बेसिकली से उस तरह से, क्योंकि हमारे पास कई सारे पेशेंट जो है वो आउट ऑफ अहमदाबाद से आते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं, तो हम एक प्रॉपर उनका फॉलोअप जो है वो रखना पसंद करते हैं। जी। सर, ये सर्जरी के बाद आप लगभग कितने दिन में डिस्चार्ज दे देते हैं? नॉर्मली एसीएल सर्जरी के बाद हम दूसरे दिन डिस्चार्ज करते हैं। कई सारे सेंटर्स ऐसे भी हैं जहाँ पर एक दिन में डिस्चार्ज किया जाता है, सेम डे डिस्चार्ज किया जाता है, परंतु आइडियली मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि डेफिनेटली 1 डे स्टे हॉस्पिटल में आपका होना चाहिए। अगर मेडिक्लेम आपका है तो उसके लिए भी वो अनिवार्य है, और अदरवाइज भी अगर आप एक दिन रुक रहे हैं तो पेन वगैरह काफी कंट्रोल में आता है। और सेकंड डे पे हम फिजियोथेरेपी का पूरा जो प्रोटोकॉल है वो आपको समझा के दे सकते हैं। तो हम जैसे आज सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को हम दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं। जी।
ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें दी, काफ़ी ज़्यादा मतलब हमने डेप्थ ऑफ टॉपिक को टच किया है। सो व्यूवर्स, आपको कोई भी और क्वेरी हो या क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। सो ये वीडियो जितना हो सके आप उतना शेयर करिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।